अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जो कि लिक्विड्स और सॉलिड से रिलेटेड है। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, सेकंड लेक्चर है डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसमें और भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। फर्स्ट टाइप जिसको हम नाम दे रहे हैं डाइपोल फोर्सेस का, जिसकी शॉर्ट टर्म है कि हम इसको DDF के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए DDF डाइपोल फोर्सेस तो इसका एब्रीवेशन है। अब सबसे पहले इस डिटेल की तरफ जाने से पहले हम इस डाइपोल के वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं कि डाइपोल है क्या चीज़। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आइडिया दिया हुआ है कि डाइपोल क्या होता है। देखें, डाइपोल एक वर्ड है, इसमें 2 फैक्टर्स मौजूद हैं। एक यहाँ पे है डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब होता है साइड्स। तो मतलब कलेक्टिवली हम ये बोलेंगे कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिफरेंट साइड्स मौजूद हों, उसको हम नाम देते हैं डाइपोल का। और इस डाइपोल को एक और नाम से भी डिनोट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पोलर। मतलब जितने भी पोलर होते हैं उनके डाइपोल्स होंगे। डाइपोल्स मतलब 2 डिफरेंट साइड्स होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल जैसे कि HCl के यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, H और Cl के दरमियान में यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो होती है 2.2 और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो होती है 3.2। अब इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊपर जो चार्जेस यहाँ पे लगाए हैं पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, या ये जो डाइपोल बनता है ये बनता कैसे है, पोलर मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, तो ये डिपेंड करता है 2 या 2 से 2 एटम्स जो आपस में अटैच होंगे, वो डिपेंड करेगा उनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना डाइपोल पोलैरिटी उसके अंदर इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इसमें 2 एटम्स जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद हैं। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हुआ 3.2, हाइड्रोजन की 2.2। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself। जो अपनी तरफ शेयरिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है उसके ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब इन पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से हम इस तरह, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि नेगेटिव चार्ज एक साइड पे है और पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे है। तो ये हमारे पास बना हुआ है डाइपोल, जिसमें 2 डिफरेंट या अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अपोजिट साइड्स पे मौजूद हैं। हम इन फोर्सेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्सेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल्स। देखें यहाँ पे हमने लिखा डाइपोल, ये दूसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइपोल, मतलब डाइपोल एक पोलर दूसरा पोलर। ऐसी फोर्सेस जो पोलर के दरमियान में हो, तो 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस को हम डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। अब पोलर वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल and these electrostatic forces of attraction are called dipole forces। अब इसमें जो 2 पोलर मॉलिक्यूल हैं, जैसा कि एग्जांपल की तरफ आते हैं HCl और HCl, 2 पोलर मॉलिक्यूल। अब इसमें जो H और Cl है, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेसिकली डिफरेंट या अपोजिट चार्जेस के दरमियान में होती है। जैसा कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसको हम डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं, और यही हमारी इस डेफिनेशन के अंदर मौजूद है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम डेफिनेशन के साथ ही ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि थर्मल एनर्जी काजेज नॉट टू हैव द परफेक्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल अगर इस पोजीशन में आएंगे तब इनके दरमियान ये अट्रैक्शन क्रिएट होगी। अगर इनके दरमियान ये पोजीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है पार्ट है, अगर दूसरा भी ये HCl का जो मॉलिक्यूल है वो उसका भी क्लोरीन वाला पार्ट इसके सामने आता है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसको हम अलाइनमेंट परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं है।
तो परफेक्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो इनके दरमियान ये फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो अगर थर्मल एनर्जी, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट मतलब हम यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, और जितना मूवमेंट ज़्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल तेज़ी से स्पीडली मूव करेगा, और जितना मॉलिक्यूल स्पीडली मूव कर रहे होंगे उतना उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो कम से कम होगी, अलाइनमेंट का प्रोसेस ना होने के बराबर होगा, जिसकी वजह से ये फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये फोर्सेस वीक हो जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस क्रिएट ही नहीं हो पाते क्योंकि इनके दरमियान जो है अलाइनमेंट का प्रोसेस नहीं हो पाता। सेकंड पॉइंट है डाइपोल फोर्सेस आर अप्रॉक्सीमेटली 1% स्ट्रॉन्ग होती हैं, इफेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इन फोर्सेस को कंपेयर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि H और Cl के दरमियान ये जो मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको हम एक लाइन से शो करते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस हो रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें इसकी जितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी निस्बत ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं इसकी निस्बत ये 1% स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस कोवलेंट बॉन्ड के 100 पार्ट्स बना लेते हैं तो हर एक पार्ट में जितनी स्ट्रेंथ होगी वो एक डाइपोल के बराबर होती है। मतलब ये हुआ अगर हम कंपेयर करें इस डाइपोल फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्ड के कोवलेंट बॉन्ड के साथ, तो डाइपोल फोर्सेस 1% स्ट्रॉन्ग है। ये जो बॉन्ड होगा ये कितने परसेंट स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत इसके 99% जो है वो कोवलेंट बॉन्ड इन डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। एक है हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल, आप यहाँ पे ये हेडिंग दे लें या फिर आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाइपोल फोर्सेस इन HCl मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन क्लोराइड सिर्फ एग्जांपल जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसको लिख दें। अब इसमें देखें सिर्फ मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इसको समझना है आपने, उससे रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी हम इसको खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है H और Cl के दरमियान एक बॉन्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यहाँ पे मैंने बताई है वो होती है 3.2 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एटम के ऊपर जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है उसके ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से इनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसको हम डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। उसके अलावा दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है CHCl3, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब इसमें क्लोरोफॉर्म का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को देखें तो 2 की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैंने बताई हुई है, क्लोरीन की और हाइड्रोजन की। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो होती है 2.5 इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। मतलब अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की है। इस वजह से क्लोरीन देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद इस बॉन्ड के अंदर, इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये क्लोरीन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि 3 क्लोरीन एटम्स हैं, क्लोराइड के जो एटम्स हैं वो मौजूद हैं जिनकी पावर इतना ज़्यादा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये इसके ऊपर साथ वाले हाइड्रोजन के ऊपर भी इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो कार्बन से कम है, तो कार्बन अपने इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए वो आगे प्रेशर डालेगा इस आगे साथ वाले हाइड्रोजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से कम है, क्योंकि जोर आजमाई का जो प्रोसेस होता है हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जो हमसे कम ताकतवर होता है। तो इसकी पावर कम है, इसकी ज़्यादा है और इसकी उससे ज़्यादा है। ये इससे डिमांड कर रहा है, ये इससे डिमांड करेगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड था, फॉर एग्जांपल अगर हम इन क्लोरीन एटम्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये फिर भी पोलर है। जब इन क्लोरीन एटम्स को साथ लगा दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये बॉन्ड पहले की निस्बत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ज़्यादा पोलर हो जाता है। मतलब इसके ऊपर अटैक इस हाइड्रोजन के ऊपर बड़ी आसानी से हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हाई पोलैरिटी मौजूद है। तो इसी तरह जब दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा जो कि क्लोरीन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है,
जब ये आपस में परफेक्ट अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं डायपोल फोर्सेस का। ये एक पोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको हम डायपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स, किस तरह के फैक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। मतलब इन फैक्टर्स के बढ़ाने से डायपोल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इन फैक्टर्स के कम करने से डायपोल फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, 2 एटम्स आपस में अटैच हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है? डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। 2 एटम्स जो आपस में अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं HCl के एग्जांपल ले लेते हैं, HCl। अब HCl की जो देखिए 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई थी वो है 2.2 और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.2। इनका डिफरेंस निकालेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं 3.2, और हाइड्रोजन की है 2.2, इसको माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 1। मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये जो मैंने आंसर निकाला है 1, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मतलब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जितना ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना पोलैरिटी बढ़ती जाती है, उतना डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटेड है कि अगर मेरे पास है एक मॉलिक्यूल जैसे कि HF, ठीक है, HCl के अंदर कितना डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया। अगर हम HF के एग्जांपल को यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4, और हाइड्रोजन की हमने अभी डिस्कस की थी 2.2। इसको माइनस कर लेते हैं 4, 2.2, तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे 10, 8 पॉइंट, ये 1 यहाँ पे चला गया, 3, 2.8। अब ये 2 पॉइंट हमारे पास डिफरेंस आया, ये 1 यहाँ पे जाएगा, 10, 2 गया 8, 3 बचेगा, 3 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा 1, सॉरी ये आएगा 1.8। तो 1 पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जो 2 एटम्स के दरमियान में है, ये 1.8 है और ये 1। मतलब मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था कि डायपोल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। मतलब जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ये डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे फोर्सेस स्टडी करें, फॉर एग्जांपल HF और HF के दरमियान पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन है जिसको हम डायपोल फोर्स का नाम दे रहे हैं, ये जो अट्रैक्शन है ये स्ट्रांग होगी, या फिर क्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में है ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्सेस कौन सी होंगी? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब HF और HF के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत HCl के। तो इसी तरह जितना डिफरेंस ज़्यादा आता जाएगा उतना उनके दरमियान अट्रैक्शन भी बढ़ती जाती है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स इसी से रिलेटेड बन रही है, इसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए हमने इसको एक्सप्लेन करना है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्गर विल बी द डायपोल फोर्सेस। जितना डिफरेंस बढ़ेगा डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, डिफरेंस कम होगा डायपोल फोर्सेस वीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस, जिसको हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने नाम दिया था इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस। ये भी आप हेडिंग दे सकते हैं, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल है या दूसरा मॉलिक्यूल, उनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हमारी इस डायपोल फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मैग्नेट हैं, अगर उन 2 मैग्नेट को जितना मैं क्लोज करता जाता हूँ उसके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। अगर उन 2 मैग्नेट्स को मैं दूर करता जाता हूँ उतना वो अट्रैक्शन, उनके आपस में अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 2 चार्जेस हैं, एक पार्शियल नेगेटिव है एक पार्शियल पॉजिटिव है। जितना ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है।
जितना ये मॉलिक्यूल दूर होते जाते हैं उतना इनके दरमियान अट्रैक्शन वीक होती जाती है। मतलब डायपोल फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो डायपोल फोर्सेस वीक, अगर डिस्टेंस कम तो डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। सेम ये 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम गैसेस को स्टडी करते हैं तो गैसेस में जो डायपोल फोर्सेस होती हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड की निस्बत सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। रीज़न क्या आ जाता है? सेम यही चीज़ है, इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस। क्योंकि हमारे पास ये जो गैसेस होती है, गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। अगर हम लिक्विड्स में देखें, लिक्विड्स में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। अगर सॉलिड में देखें तो सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से अटैच होते हैं। तो इस वजह से जिनमें डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा उतना फोर्स स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में फोर्स उससे वीक, गैसेस में सबसे ज़्यादा वीक होती है क्योंकि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ये फोर्सेस वीक होती जाएंगी क्योंकि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स से हम इसको डिनोट करते हैं। थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब हीट का इन पैरामीटर्स के ऊपर जो हीट के पैरामीटर्स हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाकी भी हैं इसके अंदर, जैसा कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन के प्रोसेस आ जाते हैं। इनका इन डायपोल फोर्सेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। मतलब जितना थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स जिसको हम यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं, जितना ये बढ़ते जाएंगे उतना हमारे पास डायपोल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल, डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं तो जितना आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए किसी भी कंपाउंड को, उतना वो जो हमारे पास उसके अंदर जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक बॉल पॉइंट है, बोर्ड मार्कर है, और दूसरा मेरे पास एक आयरन पीस है, दोनों को मैं मेल्ट करता हूँ तो कौन ज़्यादा टेम्परेचर लेगा मेल्ट होने के लिए? आयरन पीस को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन पीस को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डायपोल फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। सेम यही चीज़, जितना जिस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कोई चीज़ मेल्ट होने के लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए होगा, मतलब उसके अंदर उतना फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। किसी चीज़ को हम अगर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट करना। अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं तो उसको मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? उसके बाद है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। मतलब लिक्विड से पास किए बगैर हम उसको डायरेक्टली अगर वेपर में कन्वर्ट कर दें तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का कहलाता है। मतलब जितना उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा उतना उसके अंदर वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।